हाय एवरीवन। मैं राहुल गुप्ता चाणक्य क्लासेस के स्टडी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन पे हम बात करेंगे जियोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में बात करने से पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में छोटी छोटी बातें जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सभी एग्ज़ामों के लिए। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी का नाम पृथ्वी किसके नाम पे रखा गया। तो महाराज पृथु के नाम पे पृथ्वी का नाम पृथ्वी रखा गया। ठीक है, तो महाराज पृथु के नाम पे पृथ्वी का नाम पृथ्वी रखा गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी को और भी नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि पृथ्वी को धरा, भूमि, धरती, अंग्रेजी भाषा में तो अर्थ, और लैटिन भाषा में इसे टेरा के कह के पुकारते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी की बाह्य सतह, पृथ्वी के बाहरी सतहों पे, तो पृथ्वी के बाहरी सतहों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बाहरी सर्कल, बाहरी सरफेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका पृथ्वी का बाहरी सरफेस 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में डिवाइडेड है। तो जैसे कि इसका पहला सरफेस स्थल मंडल कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में लिथोस्फेयर कहते हैं। दूसरा सरफेस जल मंडल होता है, हाइड्रोस्फेयर। तीसरा वायुमंडल होता है, ऑटोस्फेयर। और लास्ट चौथा जैवमंडल होता है, बायोस्फेयर। तो ये 4 मंडलों में डिवाइडेड है पृथ्वी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया। तो पृथ्वी का मानचित्र की बात करें तो पृथ्वी के मानचित्र को बनाने का काम सबसे पहले यूनान के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिनका नाम था एनेक्सीमेंडर। तो सबसे पहले एनेक्सीमेंडर ने पृथ्वी का मानचित्र बनाया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भारत का मानचित्र किसने बनाया। अच्छा, पृथ्वी का मानचित्र एनेक्सीमेंडर ने बनाया, तो भारत का मानचित्र किसने बनाया। तो भारत का मानचित्र के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे कि कुछ विद्वान मानते हैं इरेटोस्थनीज ने बनाया था, सिकंदर के कहने पे इरेटोस्थनीज ने बनाया था भारत का मैप। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ विद्वान मानते हैं हिकैटियस ने बनाया था भारत का मैप। कुछ विद्वान मानते हैं कि विलियम लेवेंटन ने बनाया था। और कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान क्या, अगर ये सब ऑप्शन में ना आए, ज़्यादातर एथेंटिक जो माना जाता है वो भारत का मानचित्र बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है एनविले। ठीक, तो भारत का मानचित्र एनविले ने बनाया। अगर हम भारत के मानचित्र की बात करें तो भारत का मानचित्र एनविले ने बनाया। तो भारत के मानचित्र को एग्जैक्ट पृथ्वी के मानचित्र में लगाया किसने। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है टॉलमी। तो भारत के मानचित्र को पृथ्वी के मानचित्र में लगाने का काम किया टॉलमी ने। टॉलमी ने ही ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया है। ये ब्रह्मांड की थ्योरी जो है ये टॉलमी ने ही दी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पृथ्वी के बारे में और बातें करें तो पृथ्वी के आकार के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के आकार के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और इस पे जीवन सिर्फ पृथ्वी ही है जिस पे जीवन संभव हुआ है। तो गाइज बात करें तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसके पहले के 4 कौन से हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करी जाए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, इसके बाद शनि ग्रह है, इसके बाद अरुण ग्रह है, इसके बाद वरुण है, फिर पृथ्वी का नंबर आता है 5वें नंबर पर। इसके बाद इससे जो छोटे 3 हैं वो हैं शुक्र, मंगल और बुध। तो ये ग्रह हो गए कुछ। ठीक है, और इनका ये हो गया घटते हुए क्रम। ठीक है, अगर बात करें पृथ्वी के क्षेत्रफल की, तो पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल माना जाता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और गाइज बात करें अगर हम लोग और पृथ्वी के बारे में बात करें तो आपको एक इंटरफेस दिखाते हैं। जैसे कि हमने लिख रखा है कि पृथ्वी का नाम महाराज पृथु के नाम पे पृथ्वी रखा गया है। और अगर हम लोग बात करें आगे पृथ्वी की आकृति की, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा पृथ्वी की आकृति से। पृथ्वी की आकृति से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो गाइज हम लोग जानते हैं पृथ्वी जो है ध्रुवों पे, ध्रुव क्या है, ध्रुव मतलब हुआ जैसे पृथ्वी इस फेज पे ऊपर की तरफ जहाँ से पृथ्वी लगी हुई है, पृथ्वी ऊपर की तरफ मतलब ये ध्रुवों पे, ये उत्तरी ध्रुव हो गया गाइज, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये इसके नीचे ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी हुई है, पृथ्वी ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है। और ये किनारों पर अगर बात करें किनारों पर, तो पृथ्वी किनारों पर थोड़ी सी फूली हुई है। ध्रुवों पे पृथ्वी का चिपटे होना
इस बात को डिसाइड करता है कि ये पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी का जो आकृति है वो जियोड, ऐसी क्रिया को जियोड कहते हैं। ZEIOD, अंग्रेजी में इसको कहेंगे ZEIOD, जियोड, और इसे लघुवक्ष भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की आकृति हो गई। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने लिख भी रखा है, सबसे पहले यूनान या इसी को ग्रीक कहते हैं, यहीं के थे एनेक्सीमेंडर। इन्होंने 550 ईसा पूर्व में विश्व का मैप बनाया था, यानी कि पृथ्वी का मैप बनाया था या संसार का मैप बनाया था। तो पृथ्वी के आकार के बारे में बातें हो गई, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन में। अपने इस सेशन में हम लोग बात करते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। तो आज के सेशन में हम शुरू करते हैं। अब जैसे ये भारत है, भारत का मैप है। भारत का मैप किसने बनाया था? भारत का मैप एनविले ने बनाया था। इसके बाद गाइस हम लोग बात करें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको पृथ्वी पर ये काल्पनिक रेखाएं खींचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो गाइस अगर हम लोग बात करें तो अक्षांश रेखा को खींचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये हुआ अक्षांश रेखाएँ। अक्षांश रेखाएँ ये क्षैतिज रेखाएँ होती हैं, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई वह क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती हैं, तो वह अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती हैं, वो हो गई अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा को खींचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो गाइस हम लोग बात करेंगे, अक्षांश रेखा को खींचने की ज़रूरत ये डिसाइड करता है, अक्षांश रेखाएं ये डिसाइड करती हैं कि पृथ्वी का मानसून कैसा होगा। तो मानसून का, मौसम का निर्धारण करने का काम कौन करता है? अक्षांश रेखाएं करती हैं। तो अक्षांश रेखाएं मौसम का निर्धारण करती हैं, मानसून का निर्धारण करती हैं। तो हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा को खींचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देशांतर रेखा को खींचने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देशांतर रेखा हैं जो डिसाइड करती हैं कि पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे समय कैसे निर्धारित होगा। पृथ्वी के अलग अलग भागों पे जो समय होगा, ये समय का निर्धारण करने का काम पृथ्वी का ये देशांतर रेखाएँ करती हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है, पृथ्वी जो है एक सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ ये घूर्णन गति भी करती हैं। ये घूर्णन गति भी करती हैं। जैसे लट्टू होता है एक ही जगह पे घूमता रहता है, नाचता रहता है, वैसे ही पृथ्वी भी एक ही जगह पे, एक तो पहली बात चल के गति करती हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, और दूसरा है कि ये घूर्णन गति भी करती हैं। जैसे चक्कर लगाने का काम ऐसे हो गया और घूर्णन गति का अब यहीं एक ही जगह पे रख के गोल गोल घूमने का काम भी पृथ्वी करती हैं। तो इसी से समय का निर्धारण होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक एक करके, तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा से बहुत बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत कन्फ्यूजन टॉपिक भी है, बहुत ही कन्फ्यूज करने वाला टॉपिक है। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसा कि हमने अभी बात किया अक्षांश रेखा या लेटीट्यूड लाइन की, तो लेटीट्यूड लाइन या अक्षांश रेखा की, तो अक्षांश रेखा का डेफिनीशन की अगर हम लोग बात करें, अक्षांश रेखा की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें, तो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछी जा सकती है आपसे, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जैसा कि हमने लिख रखा है 111 किलोमीटर, ये अप्रॉक्स में होता है 111 किलोमीटर, लगभग होता है 111.7 किलोमीटर। तो अक्षांश रेखा जलवायु का निर्धारण करती हैं, इन्वायरमेंट कैसा होगा ये डिसाइड करने का काम करती हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला पार्ट, ये देखिए ये भूमध्य रेखा है, ये बीच में जो लाइन खींची गई है ये भूमध्य रेखा है, और इसका ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका ये इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम लोग आज बात करें, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से थोड़ा सा बड़ा माना जाता है। ऐसा क्यों? तो ये हमने कभी नापा थोड़ी ना है कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इतना बड़ा है, दक्षिणी गोलार्ध इतना बड़ा है, नापे नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अगर बात मतलब थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। ज़्यादातर महाद्वीप जो हैं उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित हैं, इसलिए हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है ये दक्षिणी गोलार्ध से थोड़ा सा बड़ा है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, अफ्रीकी महाद्वीप का कुछ हिस्सा हो गया, तो ये सारे के सारे उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं, इसलिए हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये
थोड़ा सा बड़ा होगा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अगर हम लोग बात करें किसी दो अक्षांश रेखाओं की दूरी को, किसी दो अक्षांश रेखाओं की दूरी को क्या कहते हैं? तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक अक्षांश रेखा ये हो गई, ये देखिए ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, बीच में 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा है। तो ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो अगर हम लोग बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी को ही जोन कहा जाता है। आपने देखा होगा हमारे फ़ोन में जब हम लोग टाइम सेट करते हैं तो जीएमटी में टच सेट होता है, जीएमटी में। तो अगर ये जीएमटी क्या होता है, ये जीएमटी क्या होता है, तो यही जीएमटी यही है, जोन है। हम लोग जोन सेलेक्ट करते हैं, तो यही है जीएमटी। तो अगर हम लोग बात करें तो दो अक्षांश रेखाओं की दूरी को, दो अक्षांश रेखाओं की के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। अगर हम लोग आज बात करें, अगर हम लोग यहाँ भूमध्य, अगर यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दें, तो अगर हम लोग पूरब की तरफ जाएं, पूरब की तरफ जाएं तो फिर जितने भी इस यहाँ रास्ते में जो भी देश पड़ेंगे तो वो जीएमटी प्लस में होंगे। अगर यहाँ से इस लाइन के, इसके बीच से अगर हम लोग पश्चिम की तरफ जाएँ तो इसमें इस रास्ते में जो भी देश पड़ेंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, वो सारे के सारे होंगे जीएमटी माइनस में। तो ये हो गया जोन के बारे में। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बनता है एक, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पूछी जाती है आपसे। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो गाइज अगर हम लोग बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्या की, तो आपको पता है यहाँ से अक्षांश रेखा, मान लीजिए ये बीच में है, ये भूमध्य रेखा का सबसे मिडिल पॉइंट हमने ढूंढ लिया। यहाँ से अगर हम लोग 30 डिग्री उत्तरी देशांतर पे या उत्तर में, 30 डिग्री उत्तर में अगर हम एक पॉइंट बना ले और यहाँ से एक रेखा खींच लें और इस रेखा को यहाँ से मिला दे, मतलब यहाँ से भी 30 डिग्री, तो दोनों को अगर हम मिला दें तो एक लाइन बनेगी। तो सोचिए कहीं यहीं से 1 डिग्री बना होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री। तो ऐसे खींचते जाएं तो यहाँ तक जो है, अब दोनों तरफ से यहाँ से अगर ऐसे खींचते जाएं तो इस पॉइंट पे लास्ट जो रेखा होगी वो 90 होगी। तो जाहिर सी बात है 90 रेखा ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखा, और 90 रेखा ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये 90 मिला के 180 हो गया। तो अगर बात करें गाइज हम लोग, तो ये 180 हो गया। और एक ये भूमध्य रेखा जो दोनों में कॉमन है, इसको इसलिए 2 बार नहीं काउंट कर रहे, भूमध्य रेखा, अगर इसको 1 प्लस कर दे, देखिए यहाँ हमने लिख रखा है 90, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध का 90, दक्षिणी गोलार्ध का 90, और प्लस ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये टोटल करेंगे तो 181 आएगा, 181 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो ये टोटल 181 हो गया। अच्छा, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो विषुवत रेखा है, या फिर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये जो 90 डिग्री पे जो रेखा बनेगी, तो 90 डिग्री पे कुछ विद्वान मानते हैं कि ये 90 डिग्री वाला रेखा नहीं होता, ये एक बिंदु होता है। तो गाइस बिंदु रेखा नहीं होती, तो बिंदु है। तो कहने का मतलब ये है, इसी वजह से इसमें से 2 ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी ध्रुव का जो है 1 माइनस कर लेते हैं और दक्षिणी ध्रुव का 1 माइनस कर लेते हैं। तो 181 में से 2 माइनस करेंगे तो 170 आएगा, 179 आएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। तो एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में कन्फ्यूज कर सकता है ये। तो एग्ज़ाम में हम अगर दोनों ऑप्शन साथ में कभी नहीं आएंगे, कभी भी आएगा एक ऑप्शन आएगा, हम दोनों को याद रखेंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 अगर आता है तो उसको टिक कर लेंगे, अगर 181 नहीं आता है तो 179 को टिक करना हमारी मजबूरी बन जाएगी। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। तो अक्षांश रेखा पे थोड़ा सा और भी जानकारी कर लेते हैं हम लोग। अक्षांश रेखा, तो अगर हम लोग बात करें अक्षांश रेखा की, तो हमें पता है कि अक्षांश रेखा, आपको यहाँ दिखा देते हैं, ये देखिएगा गाइज, अगर हम लोग यहाँ से एक सीधी रेखा खींचे, इस पॉइंट से एक सीधी रेखा खींचे और देखिए ये जुड़ा किससे है, इसका केंद्र बनाया किस, इस ग्लोब में इसका केंद्र ऐसे बनाया गया है। कहने का मतलब है ये एक्चुअल में पृथ्वी ऐसे ही है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष से थोड़ा सा झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो गाइज हम लोग इस पर भी बात कर लेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कभी कभी पूछा जाता है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। पृथ्वी का अगर कभी कक्षीय झुकाव पूछा जाए तो ये 66.5 डिग्री है। तो अच्छा, कभी कभी 66.5 डिग्री या 23.5 डिग्री ऑप्शन में नहीं आता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आए कि 23.5 डिग्री ना आए तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको 23 डिग्री 30 मिनट। आधा डिग्री मतलब 30 मिनट होता है गाइस, ठीक है। तो 23.5 डिग्री 30 मिनट कह सकता है या 23.5 डिग्री कह सकता है। तो आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अक्षांश रेखा की, तो अक्षांश रेखा की अगर हम लोग बात करें तो अक्षांश रेखा इन्वायरमेंट का निर्धारण करने का काम करेंगी, ठीक है। इन्वायरमेंट का निर्धारण करने का काम करेंगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगा। 111.7 अप्रॉक्स होता है, लगभग 111.7 किलोमीटर होता है। तो ये किलोमीटर की जगह पे कुछ और भी दे सकता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ से आप रेडी रहिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखा की। तो गाइस हम लोग देशांतर रेखा या फिर लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करें तो देशांतर रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करेंगी। देख रहे होंगे आप लोग, ये रहा उत्तरी ध्रुव और ये रहा दक्षिणी ध्रुव, और ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हो गई। अब यही रेखा आगे बढ़ाई गई है तो 0 डिग्री ही 180 डिग्री होता है। एक सीधी लाइन आप सबको पता है कि 180 डिग्री ही होता है, तो ये 0 डिग्री आगे बढ़ के 180 डिग्री बन जाता है। तो यही देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने का काम करती हैं। तो दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती हैं। आप कहीं से भी काटेंगे, अगर हम लोग इसको पृथ्वी को पूरा काट दें तो देखेंगे एक इधर की पृथ्वी हो जाएगी, एक इधर की पृथ्वी हो जाएगी। तो कहने का मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कौन करेगा? भूमध्य रेखा करेंगी। तो भूमध्य रेखा की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। भूमध्य रेखा आपको पता है गाइस कि अगर हम लोग किसी बिंदु से अगर कोण का निर्धारण करें, एंगल का निर्धारण करें, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे इस बिंदु से कितने डिग्री कोण बनेगा, तो ऐसे चारों तरफ यहाँ कोण बनता जाएगा। एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको पता है 360 रेखाएं भी खींची जा सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक देशांतर रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर 360 होती हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। भूमध्य रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर 360 है, सॉरी देशांतर रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर 360 है, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भूमध्य रेखा जो है ये देखिए पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करेगा भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। देशांतर रेखा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करेगा। अक्षांश रेखा क्या करेगा? पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाएंगी। तो ये तीनों टाइप की रेखाएं हो गई। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने, आप देखिए बीच से अगर भूमध्य रेखा खींची गई है तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर रही हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दिन जो है दिन और रात बराबर होता है? कौन सा ऐसा डेट है, कौन सी ऐसी तारीख है जिस दिन दिन और रात बराबर होता है? कौन सा ऐसा डेट है या कौन सी ऐसी तारीख है जिसमें दिन सबसे छोटा होता है? किस दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है? तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग यहीं करेंगे। तो आगे बात करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा 20 मार्च और 22 सितंबर 3-3 महीने का गैप होता है। इसमें जो है दिन और रात बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है गाइस? अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, अगर हम यहाँ सन को रख दें, यहाँ सूर्य को रख दें, तो सूर्य अगर यहाँ रहेगा, अगर इस पॉइंट पे सूर्य रहेगा गाइस, तो ये भूमध्य रेखा पर एकदम सीधे चमकेगा। तो भूमध्य रेखा पर सीधे चमकेगा तो जाहिर सी बात है दिन जो है बड़ा होगा, 12 घंटे का दिन हो जाएगा। तो दिन बड़ा हो जाएगा। तो अब इसके बाद
ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ कौन सी रेखा है? तो ऊपर की तरफ जो है हमारी कौन सी रेखा? मकर रेखा। ऊपर की तरफ हमारी, सॉरी मकर रेखा नहीं है, ऊपर की तरफ हमारी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा है, ये 30 डिग्री पे आप लोग देख रहे होंगे ऊपर की तरफ। यहाँ 30 डिग्री है, ये गलत लिखा हुआ है, 30 डिग्री पे नहीं है कर्क रेखा। ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो ये कर्क रेखा हमारी है, कर्क रेखा हमारी है 23.5 डिग्री पे। ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पे हमारी कर्क रेखा है, यहाँ कहीं पड़ेगा, ठीक है। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है और नीचे की तरफ भूमध्य रेखा के नीचे तरफ 23.5 डिग्री पे। तो ऊपर की तरफ जब सूर्य जाएगा तो उस दिन जो है अब ऊपर की तरफ जब 23.5 डिग्री पे जाएगा तो उस दिन सूर्य जो है थोड़ा सा तिरछा चमकेगा, पृथ्वी पर थोड़ा सा तिरछा पड़ेगा। तो उस दिन सबसे छोटा दिन होगा। वो कौन सा दिन होगा? वो हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अच्छा, ये सूर्य के चलने के क्रम के कारण ही ये जो 12 महीने होते हैं, और इसी को जो राशियां हम लोग गिनते हैं, कर्क राशि, मकर राशि, तो ये राशियां भी होती हैं, 12 राशियां भी होती हैं। यही सूर्य के चलने के कारण होती हैं ये। इसके बाद अगर हम लोग बात करें देशांतर रेखा की, तो देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करेंगी। और ये 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहेंगे। कहने का मतलब ये है एक बिंदु से 360 डिग्री का कोण बन सकता है, 360 रेखाएं खींची जा सकती है। तो जाहिर सी बात है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको भी इसी टाइम देख लेते हैं हम लोग। आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा से अनगिनत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, या भूमध्य रेखा के रास्ते में ये निम्न में से कौन से देश नहीं हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो भूमध्य रेखा गाइज हमको पता है कि पृथ्वी की सतह पर बिल्कुल मध्य से खींची गई रेखाएं भूमध्य रेखा कहलाएंगी। तो भूमध्य रेखा के रास्ते में कुल 13 देश पड़ते हैं, लगभग 13 देश पड़ते हैं भूमध्य रेखा के रास्ते में। तो जैसे हम लोग बात करें, एक तरफ से बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के देश। तो दक्षिण अमेरिका के 3 देश पड़ते हैं जो भूमध्य रेखा पे पड़ते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका का हो गया इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, तो ये हो गए भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले दक्षिण अमेरिका के देश। अगर अफ्रीका महाद्वीप के देश की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश हैं, जैसे मान लीजिए गैबन, कांगो गणराज्य हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है। तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप के देश हो गए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एशिया महाद्वीप के देशों की, तो एशिया महाद्वीप के देश जैसे मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, साओ टोम, प्रिंसिप, तो ये कुछ देश हैं जो भूमध्य रेखा पे पड़ते हैं। लगभग 13 हो गए होंगे, 13 देश हैं जो भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें इन रेखाओं के रास्तों में, मतलब कहने का मतलब ये है कि कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा के रास्ते में कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करें उत्तरी अमेरिका द्वीप के देश, तो उत्तरी अमेरिका द्वीप के कुछ देश हैं, जैसे हो गया यूएसए को हवाई द्वीप भी कहा जाता है, याद रखने वाली बात है। यूएसए को या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका को हवाई द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा के रास्ते में पड़ता है। और मैक्सिको हो गया, बहमास हो गया, तो ये कुछ हो गए जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं जो कर्क रेखा के रास्ते में पड़ते हैं। इसके बाद अफ्रीकी महाद्वीप के देश जो कर्क रेखा के रास्ते में पड़ते हैं, जैसे हो गया माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र, तो ये हो गए अफ्रीका महाद्वीप के देश। ये कर्क रेखा के रास्ते में पड़ते हैं, या इन देशों से कर्क रेखा होते हुए निकलती है। इसके बाद एशिया महाद्वीप, जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, एशिया महाद्वीप के देशों की बात करें तो इसमें जैसे हो गया सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, भारत हो गया अपना, और बांग्लादेश हो गया हमारा पड़ोसी देश, म्यांमार हो गया, चीन हो गया, ओमान हो गया, ताइवान हो गया। तो ये सारे देश जो हैं ये पड़ते हैं कर्क रेखा के रास्ते में। तो कर्क रेखा इन देशों से होते हुए जाती हैं।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है, तो मकर रेखा जो है, मकर रेखा की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश हैं, जैसे चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया। पराग्वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, तो ये हैं जो मकर रेखा इन देशों से होते हुए जाती हैं। इसके बाद मकर रेखा कुछ अफ्रीका महाद्वीप के देशों से होते हुए जाती है, जैसे नाम्बिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर हो गया, फ्रेंच हो गया, और फ्रांस का एक है पोलिनेशिया हो गया। गाइज अगर हम लोग बात करें इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिनसे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम दे लीजिए या फिर समीक्षा अधिकारी की बात कर लें, तो लगभग सब एग्ज़ामों में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदियाँ, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदियाँ, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटेगी? लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिम्पोपो नदी। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटेगी? तो या फिर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, अपने भारत में बहती है माही नदी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। कांगो नदी अफ्रीका में बहती है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अब अगर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, अब इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, देखते हैं कहाँ तक हमारा सही होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो गाइस देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360, 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, ये मैं बताना भूल गया। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये 4 डिग्री का 4 मिनट का समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय होता है 4 डिग्री होगा। जैसे कि हमें गाइस पता होगा कि जो भारत की मानक पूरे विश्व की मानक समय रेखा की बात करें अगर हम लोग, तो पूरे विश्व की मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा ये लंदन से होकर निकली है। लंदन, अगर पृथ्वी की बात करें तो ये रही पृथ्वी, और पृथ्वी की में भूमध्य रेखा की बात करें तो लंदन इसके बिल्कुल बीच में है। तो इसके बिल्कुल बीच में है भूमध्य रेखा। जैसा कि हम लोगों ने इसी सेशन में बात किया कि भूमध्य रेखा समय का निर्धारण करती हैं। तो यहाँ से सबसे मिडिल में, सबसे बीच में जो रेखा गई है यही है ग्रीनलैंड रेखा, और ये लंदन में है। इसी से समय पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। तो ये निकली है लंदन से, तो ये हमें याद रखना है। और यहीं जब 12 बजेगा इसी से तुलना होगा। अगर आगे की तरफ जाएंगे तो ये प्लस में होगा, मतलब जो आगे की तरफ जो देश पढ़ेंगे यहाँ जो समय रेखा होगा, समय रेखा पे हम एक और हमारा अगला वीडियो समय रेखा पे ही रहेगा। तो गाइज हमारे साथ बने रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दक्षिण अमेरिका, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका में किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? जैसा कि हमने मकर रेखा के बारे में बात किया था कि ये दक्षिण अमेरिका के देश हो गए, अफ्रीका महाद्वीप के देश हो गए, तो इन सारे देशों के बारे में हमने बात कर लिया था। तो इसमें दक्षिण अफ्रीकी देश के बारे में हमने बताया था, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, इन सब से होकर जाती है। तो अभी हमने बताया कि चिली से होकर जाती है, पराग्वे से होकर जाती है, ब्राज़ील से होकर जाती है। तो कहाँ से होकर नहीं जा रही है? तो एक ऑप्शन हमारा है बी, बाकी सबसे होकर हमारी मकर रेखा निकल रही है। इन सब देशों से होकर जा रही है, बस एक जगह से नहीं जाती है, वो कौन सा है? बोल्विया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, दक्षिण अमेरिका निम्न में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? वही क्वेश्चन है, रिपीटेड हो गया। मानचित्र ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रति क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अगर हमारे मानचित्र पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, जितनी भी काल्पनिक रेखा हमारे मानचित्र पे खींची गई हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी का मानचित्र हो गया, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, तो ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई है ये भौगोलिक रेखाओं का जाल है, ठीक।
ये हमारा भौगोलिक रेखा है जो भौगोलिक स्थिति का वर्णन करती हैं, तो इनका एक जाल है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? जैसे कि हमने बात किया है कि कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों से होकर गुजरती है, जैसे यूएसए से गुजरती है, मैक्सिको से गुजरती है, बहामास से गुजरती है, बांग्लादेश से होकर गुजरती है, म्यांमार से होकर गुजरती है, चीन से गुजरती है, एक जगह से नहीं जाती है, तो वो कौन सा है? नेपाल। तो हमारा यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल से होकर नहीं गुजरती हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन सारे मिल रहे हैं, यहीं से आता है। तो आज का सेशन हमारा इतना ही रहेगा। कल के हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे मानक समय रेखा के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। मानक समय रेखा के बारे में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मानक समय रेखा हमारा अगला टॉपिक होगा।